नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। सामान्यतः चर्चा होती रहती है कि गवाही या साक्ष्य या इसको प्रमाणित कर देंगे, हमारे पास प्रमाण है, ये सब बातें सामान्य चर्चा में रहती हैं। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य की विधि है जो 1872 का कानून है, जो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। भारतीय साक्ष्य विधि के लेखक सर जेम्स एफ स्टीफन हैं। साक्ष्य विधि में जो भी प्रावधान है वो प्रक्रियात्मक विधि है। भारत में साक्ष्य के प्रावधान ब्रिटिश कानून से लिए गए हैं। भारत में समय समय पर साक्ष्य विधि में संशोधन किए गए हैं। साक्ष्य विधि अपने आप में संपूर्ण विधि नहीं है। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो अन्य अधिनियमों से लिए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं साक्ष्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण स्थितियाँ होती हैं। वो साक्ष्य की जरूरत सामान्यतः अदालत में ही रहती है। जब कोई भी प्रकरण न्यायालय में हो तो उसे कैसे प्रमाणित किया जाएगा। पक्षकार लोग कहते हैं, जन चर्चा में विषय रहता है कि सबूत हैं, समाचारों में आता है कि फलाना व्यक्ति ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया, पुलिस को सबूत मिल गए। ऐसे ही सिविल केस में भी सबूत की ज़रूरत होती है। अब जो कार्रवाई होती है, जैसे क्रिमिनल केस की बात ले लें तो किसी मामले में रिपोर्ट होती है, पुलिस जांच करती है, गवाहों के बयान लेती है, मौके का मुआयना करती है, नक्शा बनाती है, कोई वस्तुएं जब्त करती है। जैसे अलग अलग केसों में अलग स्थिति होती है। चोरी के केस में चोरी की वस्तु बरामद होती है, एनडीपीएस के केस में मादक पदार्थों की जब्ती होती है, और अलग अलग तरीके के मामलों में आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके की स्थितियां होती हैं। जो अपराध को साबित करने के लिए जो प्रमाण होते हैं उन्हें अदालत में किस तरीके से पेश किया जाता है, और जो मुल्ज़िम होता है उसे भी सुनवाई का अवसर मिलता है। वह अपने पक्ष में बचाव पेश कर सकता है। जो उसके खिलाफ साक्ष्य होती है उसको क्रॉस करने का अवसर रहता है। ऐसे ही जब वह साक्ष्य पेश करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अभियोजन की ओर से क्रॉस करने का अवसर रहता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत को किसी भी मामले में जो उसके सामने विचाराधीन है, किसी भी पक्षकार या गवाह से किसी भी समय कोई भी प्रश्न करने की शक्ति होती है। अदालत बिना बताए कभी भी कोई सवाल कर सकती है, और जो मामले से सुसंगत हो या असंगत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस प्रश्न के बाबत कोई पक्ष आक्षेप नहीं कर सकता, और न्यायालय की अनुमति के बिना उस पर प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है। अदालत जो प्रश्न करती है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं कि जो कोई दूसरे पक्षकार के द्वारा प्रश्न नहीं किए जा सकते, या वैसी स्थितियाँ होती हैं तो धारा 121 से 131 तक के जो प्रतिबंध साक्ष्यों के साक्ष्य के संबंध में होते हैं, और धारा 148 49 के वो जज द्वारा किए गए प्रश्न पर भी लागू होती है। अब आगे चर्चा में अपन देखते हैं कि सिविल मामला होता है, तो सिविल मामले में जब कोई आदमी अदालत में केस पेश करता है तो वह अपने केस में जो भी उसके मुद्दे होते हैं उन्हें लिख के पेश करता है, और यदि वह गरीब है तो अदालत में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार उसे कोर्ट फीस
से माफ़ी मिल सकती है और उसे यह प्रमाणित करना पड़ता है कि वह गरीब है। ये अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग प्रमाण की ज़रूरत होती है। अलग अलग तरीके से प्रमाण पेश होने के बाद अदालत न्यायिक विवेक का उपयोग करके यह देखती है कि जो मामले में साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे जो प्रश्न अदालत को निर्णित करना है वह प्रमाणित है कि नहीं है। कई बार लगता है कि पूरे सबूत थे, अदालत ने विपरीत फैसला दे दिया। ऐसी स्थिति जनरली चर्चा का विषय होती है। ऐसा कई बार कोई अदालत की त्रुटि हो सकती है या कानूनी तरीके से न्यायिक विवेक में वो प्रमाण विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। उसके कई कारण होते हैं। जैसे कोई गवाह कहता है कि मैंने झगड़ा को देखा था, किंतु क्लास में बात आती है कि वो झगड़ा होने के बाद पहुंचा था, तो उसने झगड़ा देखा था, ये बात अदालत नहीं मान पाती है। ऐसे ही और अन्य बातें होती हैं जिन पे समुचित रूप से विचार करने के बाद अदालत निर्णय करती है। अब बात यह होती है कि ये अदालत में साक्ष्य के प्रावधान किस तरीके से लागू होते हैं। तो साक्ष्य के प्रावधान जो भी हैं वो अदालत जिसके द्वारा किसी मामले के निराकरण के लिए शपथ पर साक्ष्यों के कथन लिए जाते हैं, वह उस तरीके से जो भी प्रक्रियात्मक स्थितियां होती हैं बयान अदालत के सामने दर्ज किए जाते हैं। यदि कोई आपराधिक मामला है तो अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं, और यदि किसी कारण से अभियुक्त उपस्थित नहीं है, आजकल अभियुक्त जेल में होता है, उसे वीसी के माध्यम से उपस्थित रखा जाता है और उसकी ओर से अदालत में वकील पैरवी करता है। ऐसे ही कभी कोई अभियुक्त किन्हीं विशेष कारणों से पेशी पे नहीं आ पाता है तो उसकी ओर से हाजिरी माफ़ी का आवेदन पेश होता है और उसकी ओर से अधिवक्ता के द्वारा उस पैरवी की जाती है, तब सुनवाई हो जाती है। सिविल केस में भी इसी तरीके से मामले में जो वाद प्रश्न बनाए जाते हैं उनके निर्णय के लिए संबंधित पक्षकारों के द्वारा साक्ष्य पेश की जाती है। अब बात आती है जो साक्ष्य विधि में विभिन्न प्रावधान हैं, उसमें तथ्य होता है, सुसंगत तथ्य होता है, कब तथ्य सुसंगत नहीं है, कब साक्ष्य पेश की जा सकती है, कब साक्ष्य पेश नहीं की जा सकती है, पुलिस को जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें से कितनी साक्ष्य प्रमाणित की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कोई अपराध की स्वीकृति करता है तो उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपराध की स्वीकृति किन्हीं व्यक्तियों के सामने करता है तब अदालत विभिन्न मुद्दों को विचार में लेके यह विचार करती है कि वह व्यक्ति उनके सामने वैसा कथन कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसने यदि वैसा कथन किया है और इस बाबत जो साक्ष्य होती है तो उसकी समीक्षा बड़ी सावधानी से करती है। ऐसे ही सिविल प्रकरणों में ये बात लागू होती है। अब बात ये उठती है कि कोई मुद्दा किसके द्वारा सिद्ध किया जाएगा, इसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। सामान्यतः क्रिमिनल केस में जो मामला होता है वो फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा जांच करके अदालत में अभियोग पत्र पेश किया जाता है, और उन मामलों का संचालन राज्य की ओर से एडीपीओ या लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है, और वो मामले के संचालन में जो साक्ष्य होती है वो पेश करते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो आपराधिक मामलों में अपराध जब अभियुक्त के ऊपर आरोपित होता है तो उसके आरोप को प्रमाणित करने के लिए राज्य की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है। इसमें फरियादी साक्षी होता है, जब्ती वगैरह हो तो उसके साक्षी होते हैं, और पुलिस साक्षी होता है। जब्ती की कार्रवाई के संबंध में जो भी वस्तु होती है वो भी अदालत में प्रस्तुत की जाती है,
और अदालत उसके बारे में सामने देखती है और जो भी प्रश्न होते हैं दोनों पक्षों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। अब बात उठती है कि साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जो सामान्यतः जिज्ञासा का विषय रहते हैं, जैसे कि शनाख्त की कार्रवाई। यदि कोई अपराधी के द्वारा कोई घटना कारित की जाती है और घटना के समय उपस्थित व्यक्ति उसे नाम से पहचानते नहीं हैं, वो शक्ल से देखते हैं, तो ऐसी दशा में उसकी शनाख्त कार्रवाई कराई जाती है। उसको जब तक शनाख्त नहीं कराई जाती तब तक पर्दे में रखा जाता है, अर्थात उसका चेहरा वगैरह छिपाया हुआ रहता है। और जब शनाख्त की कार्रवाई होती है तो सामान्यतः कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा जेल में उसकी शनाख्त की जाती है। उसमें उसकी हाइट, हेल्थ, हुलिया के उसी उम्र के आसपास के कुछ व्यक्तियों को मिलाया जाता है और उनमें से जो व्यक्तियों को पहचान करना होती है वो उनको देखते हैं और कोई पहचान चिन्ह हो वो बताते हैं और उसको संकेत करके बताते हैं और उसका पंचनामा बनता है। उस पर अभियुक्त के दस्तखत होते हैं, गवाहों के दस्तखत होते हैं, संबंधित तहसीलदार के दस्तखत होते हैं, किंतु वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता है। ऐसे ही कोई चोरी की वस्तु हो या डकैती की वस्तु हो तो उनकी कोई समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उस तरीके की और वस्तुएं मिलाकर पहचान कराई जाती है और उसका पंचनामा बनता है और वो अदालत में पेश होता है। अब बात ये उठती है कि पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है, पेपरों में छपता है कि फलां व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और उससे कोई जब्ती होती है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात होती है कि पुलिस की अभिरक्षा में जब कोई व्यक्ति जो अपराधी है उससे कोई पूछताछ की जाती है तो उससे किसी तथ्य की जानकारी होती है तो वो साक्ष्य में ग्राह्य होती है। यदि उस तथ्य की जानकारी पहले से हो तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। और अभियुक्त के द्वारा जो अपराध की स्वीकृति होती है वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे कोई लड़ाई झगड़े के मामले में कोई व्यक्ति कहता है जिसने झगड़ा किया था कि मैंने और फलां लोगों ने मिलके फलां व्यक्ति को फलां समय पे मारपीट की थी और मारपीट करने वाले जो भी हथियार या वस्तु होती है उसे फलानी जगह छुपा कर रखा है, चलो चल के दे देता हूँ। ऐसा पूरा कथन लिखा जाता है, किंतु साक्ष्य में सिर्फ इतना ग्राह्य होता है। फिर पुलिस उसके इस कथन के आधार पर संबंधित जगह पर जाती है और यदि वह वस्तु मिल जाती है तो उसकी जब्ती का पंचनामा बनाती है और उसके भी 2 गवाह होते हैं। तो अब बात ये उठती है कि 2 गवाह क्यों होते हैं, तो इसके संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई जब्ती की कार्रवाई होती है तो उसमें संबंधित क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही होना चाहिए। अब बात उठती है कि अदालत की कार्रवाई में कितने गवाह होने चाहिए जिनसे साक्ष्य प्रमाणित होती है। तो गवाहों की संख्या के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। साक्ष्य सर्वोत्तम होनी चाहिए, साक्ष्य विश्वसनीय होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसी क्रम में एक सवाल या चर्चा रहती है कि डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालीन कथन है। मृत्युकालीन कथन वो कथन होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में उसके कारण और आधार को बताता है, वो मृत्युकालीन कथन होता है सामान्य भाषा में। इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान किया गया है। मृत्युकालीन कथन मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है। सामान्यतः लिखित कथन को महत्व दिया जाता है और लिखित कथन जो कि मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा मानी जाती है। वो संक्षेप में होना चाहिए, प्रश्न उत्तर में होना चाहिए। वैसे कोई टेक्निकल रूप से कोई निर्धारित प्रोफार्मा नहीं है। अब कोई गांव की घटना है और कोई व्यक्ति को ज़्यादा चोटें हैं और उसे अस्पताल लाया जा रहा है और रास्ते में वह बताता है तो जो लोग यह बात सुनते हैं उनके द्वारा जब अदालत में गवाही दी जाती है, पुलिस को बयान दिया जाता है
तो मृतक व्यक्ति ने जो बातें उनको बताई थी वो मृत्युकालीन कथन होता है और ये मौखिक कथन होता है। और जब वह पुलिस को बताता है, चिकित्सक को बताता है या मजिस्ट्रेट को बताता है और वो लिखते हैं, तो ये लिखित कथन हो जाता है। जब कथन लिखा जाता है तो उसके बाद संबंधित व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उसके हस्ताक्षर कराए जाते हैं, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके अंगूठे के निशान होते हैं, और यदि किन्हीं कारणों से उसके हाथ के अंगूठे के निशान लगाए जाना संभव नहीं होता है तो पैर के अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। अब बात यह है कि यह उपबंध उस समय का है जब ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु की संभावना लग रही है तो वो मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। यह स्थिति उस समय की है जो अभी भी प्रचलन में है। इस संबंध में बहुत सारी स्थितियां विचारण योग्य है, जिसके संबंध में एक अलग से वीडियो है, उसमें विस्तृत चर्चा की गई है। अब बात उठती है संस्वीकृति की। संस्वीकृति वो होती है जो कोई व्यक्ति सामान्यतः कहता है तो वो उसके खिलाफ में यूज़ की जा सकती है, और इसके संबंध में धारा 33 साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान है, धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है। तो 164 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान है, तो उसमें जो कथन लिखे जाते हैं वो जज साहब द्वारा लिखे जाते हैं, और ये बहुत सारी बातें रहती हैं कि वो प्रेरणा, धमकी या बाकी चीज़ें से ना हो। ऐसे ही जब कोई आपराधिक प्रकरण का अभियुक्त मामले में साक्षी बनना चाहता है, उसको वायदा माफ साक्षी कहते हैं या माफ़ी वाला साक्ष्य कहते हैं, तो वो संबंधित परिस्थिति अनुसार जब मामला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हो तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, और सत्र न्यायालय में हो तो सत्र न्यायालय द्वारा उसे विशिष्ट प्रक्रिया के तहत वो आवेदन करता है, और फिर अदालत मंजूर करती है या ना मंजूर करती है। इसके संबंध में स्वीकृति संस्वीकृति शीर्षक से अलग वीडियो है जिसमें विस्तृत चर्चा की गई है। अब बात आती है कि साक्ष्य किस तरीके से पेश होगी। तो सामान्यतः जो फौजदारी के प्रकरण होते हैं उसमें राज्य शासन की ओर से साक्ष्य पेश होती है। राज्य शासन की साक्ष्य पूरी होने के बाद अभियुक्त कथन होते हैं, उसके बाद बचाव पक्ष की साक्ष्य होती है, और उसके बाद निर्णय होता है। अब ऐसे ही सिविल प्रकरण की स्थिति होती है कि वाद पेश होता है, उसका जवाब आता है, उसके बाद अदालत इशूज़ बनाती है जिसे वाद प्रश्न कहते हैं, तनखी कहते हैं, और उसके बाद वादी की साक्ष्य होती है, फिर प्रतिवादी की साक्ष्य होती है, उसके बाद फैसला होता है। अब कई बार बात आती है मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य वह होती है जो व्यक्ति के द्वारा अदालत में मुख से बोलकर दर्ज कराई जाती है। इसमें ये बात आती है कि मुंह बधिर की गवाह कैसे होगी, तो वो इशारों से अपनी बात बताते हैं और अदालत के समक्ष वो लिखी जाती है और वो सक्षम गवाह होते हैं। ऐसे ही विकृत व्यक्ति की गवाह नहीं हो सकती है। बालक साक्षी की गवाह हो सकती है। ऐसे ही वृद्ध और अशक्त व्यक्ति भी गवाह जो प्रश्नों को समझ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, उनकी गवाह हो सकती है। अब बात आती है कि एक साक्षी के बयान के आधार पर क्या फैसला हो सकता है या कोई मुद्दा है वो प्रमाणित माना जा सकता है। इसका उत्तर हाँ में है। यदि उस मामले के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार उस व्यक्ति की साक्ष्य उस मुद्दे के लिए समीक्षा करने के बाद विश्वसनीय है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसी बात आती है क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन पे फैसला हो सकता है। इसका उत्तर भी हाँ है, परंतु कुछ मामलों में संपुष्टि की ज़रूरत होती है। संपुष्टि का मतलब होता है सपोर्ट की, मतलब जो बात कही जा रही है उसकी अन्य साक्ष्य भी समीक्षा हो तो उचित रहता है। जैसे किसी घटना के संबंध में कोई डॉग के द्वारा कुछ संकेत होते हैं,
ऐसे ही कोई दस्तावेज होते हैं जिसके संबंध में वो किन के सामने लिखा गया उनकी साक्ष्य की पेश करने की ज़रूरत होती है। अब बात ये होती है कि कुछ दस्तावेज कैसे पेश कर दिए जाएं तो मान लिए जाते हैं, इसके संबंध में विशिष्ट प्रावधान है। जैसे कोई 30 वर्ष पुराना दस्तावेज है तो उसके बारे में ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा पेश किया जा रहा है जो व्यवस्थागत रूप से उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो जिन मुद्दों पर वो दस्तावेज है उन्हें प्रमाणित मान लिया जाता है। किंतु यदि यह विवाद हो कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो दस्तावेज निष्पादित किया गया है और वो उससे इनकार करता है तो फिर और साक्ष्य की ज़रूरत होगी और उसे वैसे नहीं माना जा सकता। जैसे गजट है, कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज है या बाकी चीज़ें हैं उसके संबंध में। अब ऐसी बात उठती है कि वसीयत के बारे में क्या प्रावधान है। तो वसीयत के बारे में यह स्थिति रहती है कि वसीयत लिखित होती है और रजिस्टर्ड भी होती है। तो जो वसीयत के दो साक्षी होते हैं उनमें से किसी एक साक्षी का साक्ष्य अदालत में कराया जाना जरूरी होता है। ऐसे ही दस्तावेजी साक्ष्य होती है। किसी भी मामले में जो मूल दस्तावेज हैं वह पेश होना चाहिए। यदि मूल दस्तावेज गुम गया है, खो गया है या दूसरे पक्ष के कब्जे में है और उसे पेश नहीं किया जा सकता तो द्वितीयक साक्ष्य पेश की जा सकती है न्यायालय की अनुमति से। तो संबंधित व्यक्ति या पक्षकार अदालत से अनुरोध करता है कि वह दस्तावेज दूसरे पक्ष के कब्जे में है, वो कहने के बाद उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया या दस्तावेज गुम गया है तो यह बात प्रमाणित करने के पश्चात अदालत उसे अनुमति दे सकती है। इसके बाद बात आती है कि कौन प्रमाण करेगा। तो जो व्यक्ति कथन करता है या जो मामला लाता है या जो न्यायालय से अपेक्षा करता है कि किसी मुद्दे पे निर्णय किया जाए तो यह बात प्रमाणित करने का भार उसी पर होता है। कुछ दशाओं में कुछ अब विशेष स्थितियाँ होती हैं तो उनको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी संबंधित विशेष परिस्थितियों में उस व्यक्ति की होती है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा है और उसके पास टिकट है, जब चेकिंग होती है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह टिकट पेश करे। ऐसे ही कोई विशिष्ट जानकारी हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को होती हैं वो उसके ऊपर रहती है। ऐसी कोई चीज़ रूढ़ी रहती है, जैसे किसी गांव के संबंध में बात होती है कि उस गांव के आदमी किसी विशेष नल से पानी भरते हैं और ऐसे कुछ व्यक्तिगत रूढ़ी भी होती हैं किसी परिवार की कि वो किस विशेष स्थान पर पूजा करते हैं या कोई विशेष पंडित उनके थे। तो ये ऐसे संबंध और बाकी चीज़ें भी अपने तरीके से मामले के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार निश्चित होती हैं। अब बात आती है कि अदालत में गवाही किस तरीके से होती है। तो अदालत में जब गवाही पेश होती है तो जो संबंधित पक्षकार या साक्षी मामले में गवाही प्रस्तुत करता है तो उसको जब दर्ज किया जाता है तो वो मुख्य परीक्षण कहलाता है। उसके बाद विरोधी पक्ष को उसको प्रश्न पूछने की अनुमति रहती है जिससे कि वो उसकी सत्यता को आक्षेपित करता है। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन कहलाता है, प्रति परीक्षण कहलाता है। कई बार विद्यार्थियों से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है लीडिंग प्रश्न। लीडिंग प्रश्न का मतलब होता है जो उत्तर सुझाता है। जैसे क्या आपका नाम राम है, क्या आप सागर में फलां जगह रहते हैं। तो जो प्रश्न उत्तर सुझाता है उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। ये सामान्यतः क्रॉस में ही पूछे जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो पक्ष साक्षी को प्रस्तुत करता है और वो साक्षी सामान्यतः ऐसा होता है फौजदारी के प्रकरणों में कि अभियोजन की ओर से जो गवाह होता है वो मुकर जाता है, मतलब जो बातें उसको अदालत में कहनी चाहिए वैसा कथन नहीं करता है, उसे होस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभियोजक या डीपीओ जो भी होते हैं वो न्यायालय से अनुमति करके सूचक प्रश्न करने की अनुमति लेते हैं और फिर उनसे
जो उनके पूर्व कथन रहते हैं उसके संबंध में प्रश्न किए जाते हैं। अब यहाँ एक बात और थी, जैसे मृत्युकालीन कथन था, मृत्युकालीन कथन करने वाला व्यक्ति जीवित रह जाता है। जीवित रह जाता है तो उसका जो कथन था वो साक्ष्य में उसी तरीके से सम्मिलित रहता है जैसे किसी व्यक्ति का पूर्व का कथन होता है। इसके संबंध में धारा 157 साक्ष्य विधि में प्रावधान है। धारा 165 में प्रावधान है न्यायालय के प्रश्न के संबंध में। अब बात उठती है कि किसी गवाह ने कोई बात कही है या कोई दस्तावेज के संबंध में साक्ष्य है, तो वह अदालत में उस संबंधित घटना या दस्तावेज को पढ़े हुए काफ़ी समय बाद गवाही देता है, तो उसको बहुत सी चीज़ें याद हैं या नहीं हैं, तो उसके संबंध में वो क्या उन्हें देख के स्मृति ताज़ा कर सकता है? इसका उत्तर हाँ है। धारा 159 के तहत वह साक्षी न्यायालय की अनुमति से संबंधित दस्तावेज को देख सकता है। वो सुसंगत हो या असंगत हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामान्यतः चिकित्सक द्वारा किसी आहत के संबंध में दी गई जांच रिपोर्ट या चिकित्सक द्वारा किसी मरीज की चिकित्सा के संबंध में की गई जांच रिपोर्ट, पुलिस द्वारा जांच के क्रम में डायरी में लिखी गई बातें जो वो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए अदालत में देख सकते हैं, वो प्रश्न के उत्तर देते हैं। पुलिस डायरी एक विशेष दस्तावेज है जिसे बचाव पक्ष या उसका वकील नहीं देख सकता, किंतु विशेष परिस्थितियों में अदालत की अनुमति से कुछ भाग जो मामले के उस समय की स्थितियों के अनुसार जरूरी होता है, अगर अदालत अनुमति देती है तो उसे देखा जा सकता है। आज साक्ष्य विधि के संबंध में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पे चर्चा की गई है। साक्ष्य विधि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जितनी भी चर्चा की जाएगी वो बहुत ही कम होगी। इसी क्रम पे मैं यह और बताता हूँ कि जो साक्ष्य पेश होती है वो विश्वसनीय है या नहीं है, इसका निर्णय अदालत को करना होता है। इसके संबंध में मामले के जो भी पक्षकार होते हैं वो अपनी तरफ से तर्क रखते हैं कि उसके मामले में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है वो किस तरीके से रिलेवेंट है, साक्ष्य में ग्राह्य है, साक्ष्य विश्वसनीय है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत कानूनी रूप से देखती है कि वो साक्ष्य उस मामले के तथ्यों परिस्थितियों में क्या महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है, उस मामले में जो सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकती थी वो किस पक्ष के पास थी, वो उन्होंने पेश की है या नहीं की है, जो दस्तावेज और जो मौखिक साक्ष्य है वो कितनी विश्वसनीय है या नहीं है, और उसका समीक्षा करने का जो भी अधिकार अदालत का है वो बहुत विस्तृत अधिकार है, और अदालत उस प्रकरण के मामले में प्रस्तुत साक्ष्य की समीक्षा करके निर्णय करती है। आज की चर्चा में इतनी बातें। कुछ विशेष मुद्दों पर अलग से वीडियो हैं, जैसे स्वीकृति, संस्वीकृति, तथ्यों बाबत, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के बाबत, तो उन पे जो भी मुद्दे हैं वो आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं। यह एक सामान्य जानकारी का वीडियो है। विशेष जानकारी के लिए आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।